हेलो दोस्तों, आप सभी का इस न्यू सेशन में स्वागत है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवता का अंत सेशन 2023-24 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू के क्वेश्चंस पे बात करेंगे और इस बात की चर्चा करेंगे कि एग्जामिनर एमसीक्यू के क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के आप लोगों से पूछ सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स में ऐड किए हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई? बड़ा ही सिंपल, रूसी क्रांति कब हुई। लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं इसी के कि एग्जामिनर किस तरीके से आपसे पूछ सकता है घुमाकर। क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का दूसरा क्वेश्चन, रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई? ठीक है। एक और क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है, समाजवादी गणराज्य कब अस्तित्व में आया? देखो, पहले सिंपल पूछा गया था कि रूसी क्रांति कब आई, और ये मैंने जो अभी क्वेश्चन बोला कि समाजवादी गणराज्य कब अस्तित्व में आया, सेम क्वेश्चन है। 4 यानी कि 4 क्वेश्चन बनाए रखे हैं और है क्वेश्चन ये एक ही। रूस में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर किस वर्ष अस्तित्व में आया? देख लो, 4 क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा गया और ऑप्शन सुन लो, 1917, 1913, 1911, 1919। अगर पहले वाला जो पूछा था रूसी क्रांति कब हुई, सिंपल बच्चों को याद था 1917। लेकिन बाकी जो 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए किस तरीके से एग्जामिनर ने घुमाया है स्टूडेंट को। तो एमसीक्यू के लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एमसीक्यू आपके मार्क्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो एमसीक्यू पे प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। एमसीक्यू आप लोगों के मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो एमसीक्यू पे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरी बात ये बात बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से ध्यान देना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं बात। कह रहा है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है, व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव। अगर आपको आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बता तो रहूँ मैं, अभी बता ही दूंगा। फिर से ऑप्शन सुन लो, व्लादिमीर लेनिन, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे आंसर बताने से पहले अगर आपने आंसर वो बता दिया तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव और मिखाइल गोर्बाचेव। आंसर है व्लादिमीर लेनिन, पहले बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, ठीक है, और यही यूएसएसआर के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? देखो, बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं इसको। 1917 की रूसी क्रांति के नायक किसके नेतृत्व में ये क्रांति लड़ी गई थी? तो आंसर देखिए, बस आंसर कह रहा हूँ, पॉइंट्स देखिए। लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, बात एक ही है। मोहम्मद बाऊजी, रमजान रुखसत और लाहौर फुर्सत, ये 4 ऑप्शन हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में, बहुत ही सिंपल था, इजी था, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके मैंने ऑप्शन ना F तक दे रखे हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने इसके ऑप्शन F तक दिए हुए हैं, मगर ये F तक को ऑप्शन नहीं है, ये एक प्रॉपर आंसर है जो आप समझोगे इस तरीके से। आंसर मैं पहले बता देता हूँ कि आंसर इसका A है। कह रहा है यूएसएसआर सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? यानी कि पहले अध्यक्ष या राष्ट्रपति कौन
थे, किसके? यूएसएसआर के। तो आंसर है व्लादिमीर लेनिन। देख लो अभी भी व्लादिमीर लेनिन की बात हो रही है और किस तरीके से क्वेश्चंस घूम रहे हैं। तो व्लादिमीर लेनिन, अब मैंने इनका सन लिखा है कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया। तो व्लादिमीर लेनिन 1917 से 1924, याद रखना। इनके बाद कौन बने? जोसेफ स्टालिन 1924 से 1953 तक। उनके बाद निकिता क्रुश्चेव राष्ट्रपति बने 1953 से 1964 तक। ठीक है। चौथे राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव, ये कब बने? 1964 से 1982 तक। आगे आओ, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से 1991 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। सोवियत संघ के राष्ट्रपति। इसके अंदर अभी ऑप्शन एक और है, मगर ये मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में सुन लो। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। आखिरी, लास्ट, मिखाइल गोर्बाचेव। समय काल 1985 से 1991, आखिरी। और पहले कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। डन। यानी कि सोवियत संघ की बात हो रही है, रूस की बात नहीं हो रही। सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर लेनिन और आखिरी, लास्ट सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। डन। क्योंकि 1991 के बाद ये 15 गणराज्य बट गए थे। अब और जाके बड़ा, इसके बाद जाके रूस के राष्ट्रपति कौन बने? बोरिस येल्त्सिन, यानी कि रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। याद रखना, रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन। और मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के लास्ट राष्ट्रपति थे। तो अगर मैं रूस की ही बात करूं तो रूस के पहले राष्ट्रपति कौन? रूस के बोरिस येल्त्सिन। और रूस अभी तक अस्तित्व में और वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट्स सारे याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, क्रमानुसार बताओ इनके शासन काल को। ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स के PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलो जी, नेक्स्ट MCQ का क्वेश्चन है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, स्टालिन, बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव या कोई भी नहीं। फिर से ऑप्शन को सुन लीजिए, अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए मेरे आंसर बताने से पहले। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? स्टालिन, बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव या कोई भी नहीं। आंसर है स्टालिन। यानी कि लेनिन के उत्तराधिकारी, लेनिन के बाद जिन्होंने सत्ता संभाली थी वो कौन थे? स्टालिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ का नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के किस दल का शासन था? सोवियत संघ में किस दल का शासन था? तो कम्युनिस्ट पार्टी पॉइंट A, पूंजीवादी पॉइंट B, राजनीतिक पार्टी पॉइंट C, कोई भी दल नहीं पॉइंट D। बड़ा सिंपल है, आप लोगों को आंसर मालूम चल गया होगा। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर है A, कम्युनिस्ट पार्टी। ओके। फिर MCQ का नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को आपस में मिलाकर बनाया गया था? पीछे हमने चर्चा की हुई थी, फिर भी मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन A 15, ऑप्शन B 16, ऑप्शन C 17, ऑप्शन D 18। आशा करता हूं कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख रहे होंगे। अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, मैं आपके लिए बहुत सीरियस हूं। आप लोगों को अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा। ऑप्शन A 15 गणराज्यों को मिलाकर USSR का निर्माण हुआ था। अब मैंने अपने नोट्स में एक नोट लिखा है कि रूस इन गणराज्यों में सबसे बड़ा था
और सभी फैसलों में अहम भूमिका लेता था। यानी कि 15 गणराज्यों से बना हुआ यूएसएसआर में रूस सबसे बड़ा था और वो अहम फैसलों पे अपनी अहम भूमिका निभाता था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी बेलारूस और ऑप्शन सी फिलिस्तीन। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से बना हुआ सोवियत संघ, इसका उत्तराधिकारी कौन बना? फिर से ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी फिलिस्तीन। आंसर ए रूस। अब इस पे सुन लो मेरी टिप्पणी। 15 गणराज्यों से बना हुआ यूएसएसआर जब अस्तित्व में था तो इस संघ ने देश के विभिन्न देशों के साथ किसी प्रकार की संधि की हो गई। देश के विभिन्न दूसरे गुटों के साथ इसकी कोई संधि हुई होगी। सोवियत संघ के जो परमाणु हथियार थे उन सब को किसी अब एक देश को संभालना था, या उस सोवियत संघ ने जिन देशों के साथ संधि, दूसरे देशों के साथ जिन संधि की हुई है उन संबंध को आगे लेकर चलना था। यानी कि सोवियत संघ की विरासत को, इन शॉर्ट सोवियत संघ की विरासत को अब आगे लेकर चलना था। तो उन 15 गणराज्यों में से चुना गया रूस को कि रूस सोवियत संघ की विरासत को आगे लेकर चलेगा। तो उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? रूस को बनाया गया। ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उत्तराधिकारी बनने पर, रूस का उत्तराधिकारी बनने पर किस कंट्री ने विरोध किया? तो यूक्रेन ने कभी भी रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी नहीं माना। ये जरूर याद रखना। ठीक है। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1991। इनकी डेट को लेकर ना यू लाइक कुंद्रा बाबा एनसीईआरटी की बुक थोड़ा मतलब कि गड़बड़ है। शासनकाल कब बताया गया पीछे हमने किया 1985 से 1991 मिखाइल गोर्बाचेव का शासन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? महासचिव, राष्ट्रपति नहीं, महासचिव। तो ऑप्शन इसके अंदर 1980 ए, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1991। 90 और 91 तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी और डी बचे कितने? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। याद रखना इनकी डेट को लेकर ना कंफ्यूजन कि वो राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है या महासचिव के बारे में। अगर 1980 और 1985 ऑप्शन में हैं तो 1980 लगाना, और 1980 नहीं है 1985 के आगे की डेट्स दी हुई हैं तो फिर 1985 लगा देना। मैं पहले बता रहा हूँ इनमें कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। अब गूगल बाबा के हिसाब से एक बार सर्च जरूर करना। ठीक है। चलिए एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, पूछने का तरीका देखा। मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता किसने पलटा? बड़ा सिंपल पूछा गया, लेकिन देखो दूसरा क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा गया है कि 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर आने वाले व्यक्ति कौन थे? कितना घुमा दिया ना क्वेश्चन को। ऑप्शन ए बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन सी निकिता क्रुश्चेव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आशा करता हूँ कमेंट में आप लोग आंसर जरूर लिख रहे होगे जो मेरी वीडियो देख रहा है
आंसर है आपका ऑप्शन ए बोरिस येल्त्सिन, क्योंकि सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव और रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन। तो ये थे राष्ट्रीय नायक तख्ता पलट करने के मिखाइल गोर्बाचेव के। मैंने नोट करके लिखवाया हुआ है कि 1991 में इस तख्ता पलट को कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने बढ़ावा दिया। लोग अब पुराने तरीके का शासन नहीं चाह रहे थे, लोगों को अब स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव ने जिन नीतियों को लागू किया उन नीतियों ने जनता की आकांक्षाओं को बढ़ा दिया और सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? बर्लिन की दीवार कब बनी थी? बड़ा ही सिंपल। ऑप्शन ए, अब तो देना पड़ेगा आप लोगों को आंसर। ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1964। जुबान स्किप हो जाती है, नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। तो 1964 आंसर टाइप कर दो। ठीक है, ऑप्शन ए 1961 में बर्लिन की दीवार बनी। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? ऑप्शन ए 9 नवंबर 1989, ऑप्शन बी 9 नवंबर 1990, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1991, ऑप्शन डी 9 नवंबर 1992। आपको अगर आंसर मालूम हो ना तो फटाफट टाइप कर दिया करो, क्योंकि लास्ट में मैं आंसर जरूर बताऊंगा, क्योंकि आंसर बताना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए 9 नवंबर 1989। ठीक है, नोट करके मैंने कुछ लिखा हुआ है। पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा इस दीवार को गिरा दिया गया। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना जाता है? तो किसको? बर्लिन की दीवार को। इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया मैंने। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेस्ट्रोइका यानी कि पूर्ण गठन और ग्लासनोस्त यानी कि खुलेपन की नीति का संबंध किस नेता के साथ है? ऑप्शन ए बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन सी निकिता ख्रुश्चेव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शन ए बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन सी निकिता ख्रुश्चेव और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी तक आप लोगों ने लिख दिया होगा ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने इन दो नीतियों पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया? शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया? प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये आया हुआ है। ऑप्शन ए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी अमेरिका द्वारा। सुन लिया होगा आंसर कमेंट बॉक्स में, फिर से रिपीट कर देता हूं। ऑप्शन ए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी अमेरिका के द्वारा। तो आंसर है ऑप्शन ए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शॉक थेरेपी का मॉडल तैयार किया गया। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ से अलग हुए मध्य एशियाई देशों के समूह में से कौन सा सही है? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना। सोवियत संघ से अलग हुए मध्य एशियाई देशों के समूहों में से कौन सा सही है? यानी कि नीचे 3 देशों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला तजाकिस्तान, यूक्रेन, इटली, पॉइंट ए। पॉइंट बी, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, जॉर्जिया, इटली, ऑप्शन सी तजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, ऑप्शन डी
तजाकिस्तान, यूक्रेन और जॉर्जिया। आंसर बस डायरेक्ट सुनो और आंसर ए और बी कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। मालूम चल जाएगा तुम्हें सही है या गलत है। ऑप्शन बड़े थे तो इसलिए रिपीट नहीं करता। ऑप्शन डी तजाकिस्तान, यूक्रेन और जॉर्जिया सोवियत संघ से अलग हुए मध्य एशियाई के देश थे, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 के पश्चात से मिस्र में लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता का नाम बताओ। 1979 के पश्चात या बाद से मिस्र में लंबे समय तक सत्ता में रहे नेता का नाम बताओ। तो पहला नाम होस्नी मुबारक, होस्नी मुबारक। दूसरा नाम मोहम्मद बाऊजीजी। तीसरा नाम रमजान रुख्तास। और चौथा नाम यानी कि ऑप्शन डी लाहौत फुर्सत। मेरे तीन ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं बी और सी और डी कि कोई भी कहेगा कि नहीं पहला वाला ठीक है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है होस्नी मुबारक, ये 1979 के पश्चात मिस्र के लंबे समय से रहने वाले नेता थे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का। येल्तसीन यानी कि बोरिस येल्तसीन किस वर्ष रूस के राष्ट्रपति बने? अब देखो ये ऑप्शन तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि बोरिस येल्तसीन किस वर्ष रूस के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2000। चार ऑप्शन आप लोगों के पास। आशा करता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो, फटाफट लिख दो कि मैं आंसर बोलने वाला हूँ, आप लोगों को मालूम चल जाए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी बोरिस येल्तसीन रूस के चुने हुए पहले राष्ट्रपति थे। याद रखना, एग्जामिनर घुमा देगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया में तजाकिस्तान कितने वर्षों तक, मध्य एशिया में तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? तजाकिस्तान, अभी ऊपर जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि तजाकिस्तान, यूक्रेन और जॉर्जिया मध्य एशिया के देश हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। ऑप्शन ए 5 वर्ष, 5 वर्ष, साथ में सन भी दिया हुआ है कि 1990 से 1995। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 10 वर्ष, 1990 से 2001। ऑप्शन सी 7 वर्ष, 1990 से 1997। ऑप्शन डी 9 वर्ष, 1991 से 2000 तक। तो कमेंट बॉक्स में लिख दो अपना आंसर कि कितने वर्षों तक तजाकिस्तान में गृह युद्ध रहा। सही में कर दूंगा, फटाफट अभी कर दूंगा, आशा करता हूँ लिख दिया। सुनो, ऑप्शन बी 10 वर्ष, 1990 से 2001 तक तजाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक राज्य नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है? यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से 3 जो होंगे वो बाल्टिक राज्य हैं, लेकिन चौथा बाल्टिक राज्य नहीं होगा। तो पॉइंट ए यानी कि ऑप्शन ए एस्टोनिया, ऑप्शन बी लताविया, ऑप्शन सी लिथुआनिया और ऑप्शन डी यूक्रेन। आंसर कमेंट बॉक्स में मैं भी बताने वाला हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं।
ए एस्टोनिया, फिर से रिपीट, बी लताविया, सी लिथुआनिया और डी यूक्रेन। इनमें से 3 जो हैं वो बाल्टिक गणराज्य हैं, लेकिन जो एक है वो बाल्टिक गणराज्य नहीं है। एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आंसर लिख दिया होगा, ऑप्शन आंसर डी यूक्रेन, बाल्टिक गणराज्य नहीं है। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के किन्हीं 2 गणराज्यों में, रूस के किन्हीं 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले। रूस के किन्हीं 2 गणराज्य में अलगाववादी आंदोलन चले, यानी कि उन 2 राज्यों का नाम बताना है जहां पर अलगाववादी झगड़े हुए, आंदोलन हुए। पहला ऑप्शन ए चेचन्या और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी चेचन्या और दागिस्तान, नाम टफ है, दागिस्तान। ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। ऑप्शन डी किसी में नहीं, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं किसी में नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। फिर से रिपीट कर देता हूं, चेचन्या और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी चेचन्या और दागिस्तान। ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। और ऑप्शन डी किसी में नहीं। आंसर लिख दिया होगा, आंसर बी चेचन्या और दागिस्तान, इन दोनों के अंदर अलगाववादी आंदोलन चले। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में, ध्यान दीजिएगा, 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर आने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ये क्वेश्चन पीछे अभी मैंने करवाया हुआ था, बताया भी हुआ था कि राष्ट्रीय नायक कौन थे। समझ गए होंगे क्वेश्चन। पॉइंट कह रहा हूं। ऑप्शन ए बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन सी निकिता क्रुश्चेव, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बहुत इजी था, जो पीछे से वीडियो देख रहा होगा वो मालूम चल गया होगा उसको। ऑप्शन ए बोरिस येल्त्सिन। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर बोला हुआ है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया, क्या नाम है, चेकोस्लोवाकिया किन्हीं 2 भागों में बटा। किन 2 भागों में बटा? चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो बस ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, चेक तथा स्लोवाकिया, इन 2 भागों में चेकोस्लोवाकिया बट गया। एमसीक्यू लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए, अफगानिस्तान के संस्थापक कौन थे? मैं बहुत पीछे चला गया हूं। अफगानिस्तान के संस्थापक कौन थे? क्योंकि सीबीएसई है, सीबीएसई कुछ भी कर सकती है। कह रहा है ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी अहमद गुलाम, ऑप्शन सी अहमद नवाब, ऑप्शन डी अहमद खान। फिर से रिपीट, ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी अहमद गुलाम, ऑप्शन सी अहमद नवाब और ऑप्शन डी अहमद खान। लिख दिया आंसर? गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए अहमद शाह अफगानिस्तान के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, अफगानिस्तान से। कह रहा है कि अफगानिस्तान में 1933 से 73 तक, ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान में 1933 से 1973 तक जाहिर शाह का शासन चला। जाहिर शाह का शासन चला 1933 से 1973 तक। 1973 में जाहिर शाह का तख्ता किसने पलटा? जो 1933 से चलता आ रहा शासन 1973 तक चला, तो 1973 में इनका जो तख्ता था किसने पलटा? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी
अहमद गुलाम, ऑप्शन सी अहमद नवाब और ऑप्शन डी दाऊद खान। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ऑप्शन डी दाऊद खान ने इनका तख्ता पलटा। नोट करके मैंने अपने ऑप्शन क्या कहते हैं अपने नोट्स में कुछ किया हुआ है कि जानकारी हो आप लोगों को, मालूम चले आप लोगों को कि क्या जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए है। वो कह रहा है कि 1978 में दाऊद खान की सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान ने हटा दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1978 में दाऊद खान की सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान ने हटा दिया और अपनी सरकार बना ली। यानी कि दाऊद खान ने जब 1973 में जाहिर शाह का तख्ता पलटा तो 1973 से लेकर 1978 तक उन्होंने शासन किया, लेकिन उनका शासन ज़्यादा दिन तक नहीं चला और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान PDPA ने इनका तख्ता पलट दिया। किस आंदोलन के तहत? सौर आंदोलन के तहत। सौर आंदोलन के तहत आएगा, इसी में भी MCQ में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ के लिए कह रहा है कि जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध बड़े पैमाने पे होने लगा, बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध होने लगा तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से मदद मांगी। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, रिपीट कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जोड़ देता हूँ कि 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान में जाहिर शाह का शासन था। 1973 में उनके चचेरे भाई दाऊद खान ने उनका तख्ता पलट दिया और शासन में बैठ गए। लेकिन 1978 में PDPA ने सौर आंदोलन के द्वारा उनको हटा दिया और पूरी पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने दाऊद खान को हटा दिया सत्ता से और वो जीत के वहाँ बैठ गए। लेकिन जब जनता ने इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो इन्होंने सोवियत यूनियन से मदद मांगी, तो सोवियत यूनियन ने अपनी सेना भेजी। तो ये उसी पे क्वेश्चन बेस है, आधा क्वेश्चन पढ़ा है, आधा क्वेश्चन सुन लो। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से मदद मांगी तो सोवियत यूनियन ने किस वर्ष अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी? बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि किस वर्ष उसने अपनी सेना भेजी। ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1969 को, ऑप्शन बी 24 दिसंबर 1979 को, ऑप्शन सी 24 दिसंबर 1989 को और ऑप्शन डी 24 दिसंबर 1999 को। क्वेश्चन लंबा है, अब ऑप्शन में टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट लिख दो जो सुन रहा होगा ध्यान से। ऑप्शन बी 24 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन ने अपनी सेना भेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ के लिए, अफगानिस्तान संकट की शुरुआत कब हुई? अफगानिस्तान संकट की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1959 से, ऑप्शन बी 1969 से, ऑप्शन सी 1979 से और ऑप्शन डी 1989 से। आंसर लिख दिया, वेरी गुड। ऑप्शन सी 1979 से अफगानिस्तान की अगर देखा जाए तो शुरुआत हुई। किसकी? संकट की वाट लगी और ये संकट 10 सालों तक चला, लगभग 10 सालों तक। हाँ, तो नीचे भी वही सेम क्वेश्चन है MCQ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान संकट कब खत्म हुआ? मैंने अभी पीछे बता दिया कि 10 सालों तक चला, तो 1979 से 10 साल ऐड कर दो तो 1989। आंसर मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ, तो सुन लो। अफगानिस्तान संकट कब खत्म हुआ? ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं, 1989 को ये संकट खत्म हो गया। लगभग ये 10 वर्ष तक
चला, आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, इराक में कुवैत पर कब्जा किस वर्ष किया? इराक ने कुवैत पर कब्जा किस वर्ष किया? इराक का पड़ोसी मुल्क था कुवैत। मात्र 6 घंटे में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी, आसान बात नहीं थी। 6 घंटे में, अरे छोटा सा टापू भी अगर जीतना है तो टाइम लगता है यार, मगर 6 घंटे में इस बंदे ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। तो कब किया? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1990। जल्दी बता दो फटाफट। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1990। लिख दोगे आंसर? ये लो, ऑप्शन डी 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। 1990 और 1991 में कन्फ्यूजन रहती है, लगभग करके दिया जाता है। ऑप्शन को ध्यान से देखना और करना। हाँ, नोट करके लिखा है मैंने इसमें कि इस समय इराक के राष्ट्रपति का नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, बट मैंने इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया होगा, डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आदेश के अनुसार, यानी कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, उनके आदेश के अनुसार अमेरिका ने सूडान एवं अफगानिस्तान में अल कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इस हमले को क्या नाम दिया गया? बिल क्लिंटन ने आदेश दिया। आदेश देने के बाद अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान में अल कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलें छोड़ी। तो उस लड़ाई का नाम क्या था? इस हमले को क्या नाम दिया गया? आंसर डायरेक्ट है, ऑप्शन बड़े बड़े हो जाते तो इसलिए मैंने नहीं दिया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। मैं यूट्यूब पे भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ऑप्शन भी 4 दिखते रहेंगे, ठीक है। अभी तो ये है कि बस सुनो, जितना सुनोगे उतना सीखोगे। डन। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन पर आतंकवादी हमला कब हुआ? जब 110 जुड़वा इमारतें, 110 मंजिला की 2 इमारतें थीं, ताश के पत्तों की तरह गिर गई थी। तो कब हमला हुआ? ऑप्शन ए 11 सितंबर 2001, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2001, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 2001। ओफो, सॉरी, हाँ दिसंबर, ठीक है। और ऑप्शन डी 9 सितंबर 2001। बड़े ही बेकार ऑप्शन बनाए हुए हैं। मैं खुद नर्वस हो गया कि यहाँ पे दिसंबर क्यों लिख दिया, मुझे ऐसा लगा सितंबर मैंने लिख दिया है। तो ऑप्शन ए है इसका, 11 सितंबर 2001 को यह हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, जिसमें बहुत लोग मारे गए। नोट करके मैंने कुछ लिखा है, वो भी सुन लो। अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए, जब यह हादसा हुआ अमेरिका के ऊपर, तो इसका बदला तो लेना ही था। तो बदले की कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, एक ऑपरेशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया। इस अभियान में मुख्य निशाना अल कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया। इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड कौन था? ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन इस घटना का मास्टरमाइंड था, ठीक है। अब आ जाओ एमसीक्यू का एक और क्वेश्चन। कह रहा है कि मार्च 2001 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के समय, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्च 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के
राष्ट्रपति कौन थे? 2003 की बात हो रही है, यानी कि खाड़ी युद्ध की बात हो रही है। और खाड़ी युद्ध के समय, दूसरा खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? पहला बराक ओबामा, दूसरा बिल क्लिंटन, तीसरा जॉर्ज बुश एंड चौथा डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन फिर से बोलो, लिखो कमेंट बॉक्स में, समय दे रहा हूं, तुम भी समय दो। कह रहा है कि बराक ओबामा, ऑप्शन ए, बी बिल क्लिंटन, ऑप्शन बी, सी जॉर्ज बुश, ऑप्शन सी, और डी डोनाल्ड ट्रंप। लिख दिया होगा आंसर सी, जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश उस समय के राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध में से पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग भी है। और इसके अंदर जो ऑपरेशंस हुए हैं ना, वो जरूर अच्छे से पढ़ना, याद करना, वहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है, एमसीक्यू भी और सब्जेक्टिव भी। चलो जी, अब नेक्स्ट पड़ाव आता है जिसमें मैंने अपने नोट्स में क्या हुआ है कि एमसीक्यू, सही गलत कथन को पहचाने। आता है ना कि भैया इसके बारे में ये स्टेटमेंट दे दी गई है और नीचे ये 4 चीज़ें हैं, तो सही और गलत को पहचानना है। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बर्लिन की दीवार से संबंधित नहीं है? इन क्वेश्चंस को करने से पहले ऑप्शन को ना बार बार पढ़ना, ना तो गलती हो जाएगा। 1 मार्क्स, कोई बात रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यू आपके मार्क्स को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। पसीना पसीना हो गया मैं, सुन लो फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यू का क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। निम्न में से कौन सा कथन बर्लिन की दीवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, अब इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ऑप्शन बड़े बड़े हैं, समझाता हुआ आंसर बता दूंगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा कि बताओ क्या है क्या नहीं, आप लोग अपने मन में अपना डिसाइड कर लेना, कोई ऑप्शन बी है या सी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, फिर से क्वेश्चन को सुन लो, मैंने बीच में बोल दिया। निम्न में से कौन सा कथन बर्लिन की दीवार से संबंधित नहीं है? कोई एक स्टेटमेंट है जो उससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए, बर्लिन की दीवार 1961 में बनी, जो पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है। पॉइंट बी, 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये दीवार थी। बिल्कुल सही बात है, 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये दीवार थी। ऑप्शन सी, 28 वर्षों तक खड़ी रही। ये बिल्कुल सही बात है कि बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। ऑप्शन डी, यानी कि वही आंसर है। कह रहा है कि इसे 9 जनवरी 1989 को तोड़ दिया गया। बिल्कुल गलत, 9 नवंबर 1989 को तोड़ा गया। जनवरी और नवंबर में बहुत क्वेश्चन पीछे के मैंने देखे जो आए हुए हैं और गड़बड़ी कर देगा एग्जामिनर, तुम लोग ध्यान से करना। 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डी, 9 जनवरी लिखा हुआ, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया। बिल्कुल सही, ऊपर ही पढ़ा था। ऑप्शन बी, बर्लिन की दीवार ने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का निर्माण किया हुआ था। बिल्कुल सही बात है, उसी दीवार से दोनों का तो निर्माण हुआ। ऑप्शन सी, नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी, यानी कि यही है, बर्लिन की दीवार शांति का प्रतीक थी। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। बर्लिन की दीवार शांति का प्रतीक नहीं थी, बंटवारे का प्रतीक थी, अशांति का प्रतीक थी। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये पूंजीवादी तथा समाजवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बिल्कुल सही। पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ को सपोर्ट करती थी, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका को सपोर्ट करती थी।
ऑप्शन बी, इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात किया गया। बिल्कुल सही बात है। 1961 में बनकर तैयार हो गई 150 किलोमीटर की लंबी दीवार तुरंत बाद किया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म कब हुआ? 1945 में। ऑप्शन डी, लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन डी यही बचा। ये जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक थी, जो कि बिल्कुल गलत है। बर्लिन की दीवार से क्वेश्चन बनेंगे आड़े टेढ़े, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, व्लादिमीर लेनिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन उनके बारे में गलत है। व्लादिमीर लेनिन, याद रखना, ये वही थे सोवियत संघ के संस्थापक, पहले राष्ट्रपति। ठीक है, इनके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, वो आपको पहचानना है। पहला, लिविंग बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, लेनिन 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे। अरे बिल्कुल सही, हीरो थे, उन्हीं की वजह से तो यह क्रांति हुई। पॉइंट सी, लेनिन का योगदान सोवियत संघ में अधिक नहीं था। एक गलत स्टेटमेंट है, उन्हीं का तो योगदान अधिक था, उन्हीं की वजह से तो क्रांति हुई। अगर देखा जाए तो पूंजीवाद के खिलाफ तो उनका अधिक था रोल, यानी कि आंसर क्या है? सी। डी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए। लेनिन सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके वर्ष के साथ दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, व्याख्या कीजिए। याद रखना क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 4 कह रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने सारे राष्ट्रपतियों के नाम लिखवा रखे थे, उनको प्लीज याद कर लेना, कर्म अनुसार पूछा जा सकता है। पहला, बर्लिन की दीवार का गिरना 1989, बिल्कुल सही है कर्म के अनुसार। रूसी क्रांति 1917, बिल्कुल सही है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन सभी सही सम्मिलित हैं, यानी कि ऊपर जितने ऑप्शन दिए गए वो सारे के सारे सही हैं। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो परिणाम हुए, तो कुछ परिणाम दिए गए हैं, तो उसमें से कौन सा गलत है। हथियारों की होड़ में कमी आई। सही बात है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो हथियारों की होड़ में क्या आई? कमी आई। ये पॉइंट ठीक है। बी पॉइंट कह रहा है शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के चारों ओर हो गया। सही बात है। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व के अंदर सिर्फ एक ही ताकत बच गई, वो कौन? अमेरिका, यानी कि बी पॉइंट भी सही है। तीसरा कह रहा है सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों के रूप में। बिल्कुल सही बात है। 1991 के बाद यही सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बदल गया। एक मिनट, क्या है ये? 15 गणराज्यों में बदल गया। डन। ऑप्शन डी, विश्व युद्ध की शुरुआत, ये गलत है भाई। विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हो सकती है? 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन ही हो गया तो विश्व युद्ध की शुरुआत हो ही नहीं सकती। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है? यानी कि 4 कारण दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा कारण है? पहला पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, रूस की प्रमुखता। ये कारण है, सही में ये कारण है यार। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश और रूस की प्रमुखता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने अंकुश कर रखा था, क्योंकि कोई विपक्षी दल नहीं था और वही प्रमुख था, और उनमें शामिल जो नौकरशाही थे उनका दबदबा था। तो अगर देखा जाए पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ये कारण है सोवियत संघ के विघटन का। दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सोवियत संघ
प्रणाली का सत्तावादी और पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, बिल्कुल बात सही है। कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह थी ही नहीं, जो वो कर रही थी वो कर रही थी। लोगों को इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि सरकार के खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। दूसरा पॉइंट भी सही है भाई। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तकनीक में पश्चिमी देशों के पीछे होना, तकनीक में पश्चिमी देशों से पीछे हो जाना तथा राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावना का उदय। यार ये भी बात सही है, क्योंकि होड़ थी ना, होड़ ये इस बात की थी कि किस तरीके से अमेरिका को दबाया जाए, घटाया जाए, मतलब नुकसान पहुंचाया जाए, तबाह किया जाए, तो इस होड़ में लगी हुई थी। या तीसरा पॉइंट भी सही है। मैं तो कह रहा हूँ तीनों पॉइंट हैं कारण कि इसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। चौथा पॉइंट कह रहा है उपरोक्त सभी हैं, उपरोक्त सभी देख लो पॉइंट डी, जो ऊपर जो 3 पॉइंट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं। तो आंसर क्या है? डी, क्योंकि ऊपर के जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, सोवियत संघ की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विशेषता, सोवियत संघ की विशेषता मतलब खासियत, क्वालिटी। तो देख लेते हैं भाई सोवियत संघ की कौन सी क्वालिटी है और इसमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, ये बात तो थी भाई सोवियत संघ के अंदर। कोई भी व्यक्ति सोवियत संघ के अंदर भूखा नहीं सो सकता था, ये बात तो थी। उन्नत संचार प्रणाली और बेरोजगारी का ना होना, बिल्कुल सही बात है। उन्नत संचार प्रणाली थी और बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी सोवियत संघ में। सी पॉइंट, नियोजित अर्थव्यवस्था और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, ये भी खास बात थी। तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है ये तो। लो आंसर डी, उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि ऊपर के दिए जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सही हैं। देख लेना जब भी ये उपरोक्त सही है ऐसा ऑप्शन आता है डी के अंदर तो उन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत प्रणाली से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत प्रणाली से संबंधित नहीं है? जो सोवियत प्रणाली थी उससे संबंधित नहीं है। ए पॉइंट, 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आया सोवियत संघ, बिल्कुल सही है इस प्रणाली के अंतर्गत। ये क्रांति, बी पॉइंट, ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। व्लादिमीर लेनिन संस्थापक थे, राष्ट्रीय नायक थे उस समय के। पॉइंट सी, समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरतों से प्रेरित थी। हाँ सही बात है, ये प्रणाली इस प्रकार की थी। पॉइंट डी, अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ उपरोक्त, देख लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। कह रहा है कि डी पॉइंट, इसमें अर्थव्यवस्था नियंत्रित और अव्यवस्थित थी, ये पॉइंट है, सही बात है। इसकी जो अर्थव्यवस्था थी नियंत्रित और अव्यवस्थित थी, ये बात जो कही जा रही है ये इसकी प्रणाली से मैच नहीं हो रही, ठीक है। ये जो बात कह रहा है इस प्रणाली से मैच नहीं हो रही, लेकिन इसके तीनों पॉइंट्स प्रणाली से मैच हो रहे हैं। एमसीक्यू के 3 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन ये मैं नहीं कराऊंगा। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप लोग जब मैं पीडीएफ दूंगा उसके अंदर आप लोग पढ़ लेना। अब आ जाइए आगे के क्वेश्चन के बारे में। आगे के क्वेश्चन मैंने ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्ट बोलता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बोल रखा है कि भाई टिप्स पे याद रखो। आप लोगों को मालूम ही है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद CIS 15 जो सोवियत संघ के 15 गणराज्य थे, CIS में अलग अलग इंडिविजुअल कंट्री बन गई। तो अब उन कंट्री को अलग अलग जब किया गया तो मालूम चला गया कि कौन सी कंट्री कहाँ से थी। तो ये चीज़ जरूर याद रखना, रशियन रिपब्लिक
यानी कि रूसी गणराज्य के देश थे, याद रखना, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, रिपीट नहीं करूँगा। बाल्टिक स्टेट्स कितने हैं? 3 हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक गणराज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सागर के पास स्थित हैं। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के देश कौन कौन से? 5 इम्पॉर्टेंट। इसका मैप भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसको ध्यान से समझ के मैप की तैयारी जरूर कर लेना, 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा CIS में से। तो सेंट्रल एशिया इसके जो देश हैं वो खतरनाक है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा उज्बेकिस्तान और 5वां किर्गिस्तान। बड़ा खतरनाक है। ठीक है, तो इन 5 को मैप में देख लेना कि ये कहाँ पर स्थित है। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आ जाओ सीधा MCQ पे, क्वेश्चन जो मैंने बनाए हुए हैं उनके ऊपर डायरेक्ट आंसर, सीधा आंसर। इसमें मैं आपको सोचने का टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं ही बताता चला जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सन 1991 में किन 3 देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी? यानी कि 1991 में किन 3 देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी? आंसर है रूस, यूक्रेन, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ का, वे 3 राज्य कौन से थे जो CIS में शामिल नहीं हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के लिए याद रखना, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ये बाल्टिक गणराज्य थे, ये CIS में शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट, CIS का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बेलारूस के मिन्स्क शहर का इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। नेक्स्ट MCQ का क्वेश्चन, CIS के चार्टर पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के लिए कहूँगा। यूक्रेन ने कभी भी इस चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि वह रूस को USSR का उत्तराधिकारी नहीं मानता। याद रखना, यूक्रेन ने कभी भी रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ का, जॉर्जिया CIS से आधिकारिक तौर पर कब अलग हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं। 18 अगस्त 2009 में जॉर्जिया अधिकृत रूप से CIS से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ का, यूक्रेन CIS से अलग कब हुआ? 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन CIS का, CIS की तरफ से CIS के एक एसोसिएट राज्य का नाम बताओ। CIS के एक एसोसिएट राज्य का नाम बताओ, यानी कि 12 देश हैं उसके अंदर वर्तमान में। तो 9 तो फिक्स हैं, लेकिन जो 3 हैं, 2 पर्यवेक्षक हैं और 1 एसोसिएट है, तो वो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कौन सा देश है? तुर्कमेनिस्तान एसोसिएट राज्य है CIS का। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ का, CIS के 2 पर्यवेक्षक राज्यों के नाम बताओ। तो पहला अफगानिस्तान और दूसरा मंगोलिया। याद रखना, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं MCQ के लिए। भाई बाकी सबको तो मालूम है 15 गणराज्य हैं, 15 गणराज्यों से अलग हुआ, 15 CIS के देश और फिर ये अलग बढ़ गए, लेकिन ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। CIS का लास्ट क्वेश्चन, CIS में वर्तमान में CIS में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो मैंने अभी बताया था 12 देश वर्तमान में CIS देश में शामिल हैं। 12 नो फिक्स और 3 हैं उसमें से 1 एसोसिएट राज्य है और 2 पर्यवेक्षक राज्य हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ फुल फॉर्म्स करवाई हुई है, नोट्स PDF में होगा, देख लेना। USSR की फुल फॉर्म, CIS की फुल फॉर्म और PDPA की फुल फॉर्म। PDPA याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो अब ये काम मैं छोड़ता हूं आप लोगों पे। CIS बाकी सारे मैंने करवा दिए हैं।
और ये बस अब आप लोगों को करना है। मैचिंग ये भी आप लोगों को करना है। आंसर के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जिस ऑप्शन में मैंने डॉट लगाया हुआ है वो उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अलग से मैंने शीट नहीं बनाई है। ये वीडियो भले ही लंबी है, जो सुनेगा बच्चा टाइम देगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। लास्ट में फिर भी बता देता हूँ कि मैंने इजी करने के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए कि लाइव आ रहा हूँ 9 से 9:30 MWF 12th क्लास के लिए पोल साइंस और TTS 11th क्लास के लिए पोल साइंस। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि अब मेरे को तैयारी करनी है आपके सेकंड चैप्टर के MCQ के। 8 पेजों में तैयार हुआ है ये MCQ, और इसको करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ आजा, और इसको करने के बाद हम क्या कहते हैं सेकंड चैप्टर की तैयारी करेंगे। और सेकंड चैप्टर आपका है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है ना? ठीक है। मामू ने बात बोल दी है। हाँ, मामू ने बात बोल दिया। अब मामू क्या कहते हैं सेकंड चैप्टर की तैयारी करेंगे। ओके, तो उनको कह दो कि आप लोग पढ़ाई करना बोल दो। आपको पढ़ाई करना देते हैं। हाँ, आपको पढ़ाई करना चाहिए। देखा, बच्चा कह रहा है आपको पढ़ाई करना चाहिए। मेरी भांजी है प्रिशा। ठीक है, बाय बाय।